बीएसपी का इनेलो से गठबंधन टूटने को लेकर यहां पर अभय चौटाला का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीएसपी से ही पूछा जाए कि आखिर क्यों टूटा है यह गठबंधन। तो यहां पर अभय चौटाला का बयान आया है। एलएसपी बीएसपी गठबंधन पर अभय सिंह चौटाला का बयान आपको बता रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि गठबंधन क्यों टूटा है यह बीएसपी से ही पूछा जाए। हमने गठबंधन नहीं तोड़ा है, यह अभय सिंह चौटाला ने कहा है। और इसी के साथ तमाम सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहां पर आ रही हैं। तो आपको हम बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। जिस तरीके से इनेलो से बीएसपी ने अपना गठबंधन तोड़कर एलएसपी के साथ ये गठबंधन किया है, उस पर अभय सिंह चौटाला का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीएसपी से ही पूछा जाए कि आखिर गठबंधन क्यों टूटा है, हमने तो ये गठबंधन तोड़ा नहीं। जरा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, जिस तरीके से ये गठबंधन टूटा है उस पर अभय चौटाला का बड़ा बयान आया, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीएसपी से ही पूछा जाए कि आखिर क्यों गठबंधन टूटा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और एक तरह से हमलावर नहीं होना चाहते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी पे, क्योंकि मैंने एक एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है और टोटल न्यूज के दर्शकों को पूरा हम इंटरव्यू भी दिखाएंगे 4 से 5 मिनट का। और गठबंधन टूटने की जिम्मेवारी बीएसपी पर फोड़ी। और कहीं ना कहीं एलएसपी के साथ जब पूछा गया उनसे कि भाई एलएसपी आप और सब मिलके कर सकते हैं, तो बोला कि उनकी तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा, उनके शब्द साफ तौर पर थे कि जहां एलएसपी है वहां तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि इनेलो साथ जा सकते जिस तरह की वो राजनीति करते हैं। तो कुल मिलाकर इस गठबंधन पे ऑफिशियल बयान भी आप दर्शकों को दिखाएंगे। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए दर्शकों के लिहाज से, तो ये है कि बीएसपी को जिम्मेदारी फोड़ी है अभय सिंह चौटाला ने कि उन्होंने गठबंधन क्यों तोड़ा, इसकी जिम्मेदारी उन पे बनती है। हमारी तरफ से कुछ नहीं था, जिस तरह की शर्तें थी वो शर्त पूरी नहीं हो सकती थी। तो खुलकर यही कहना है कि इस गठबंधन को टूटने की जिम्मेदारी बीएसपी पर है, क्योंकि ये गठबंधन ना तो जीत उपचुनाव, ये भी बोला गया उनसे, ये भी सवाल मैंने किया उनसे अभय सिंह चौटाला से, नेता प्रतिपक्ष से, कि क्या जींद उपचुनाव में आप लोगों की इतनी कम वोट आई है उसके हिसाब से हुआ है, रिवाइव के मोड में हो तो ऐसे समय में गठबंधन टूट जाते हैं। तो अभय सिंह चौटाला का साफ तौर पर कहना था, नेता प्रतिपक्ष का, कि ये जींद उपचुनाव से पहले का गठबंधन था और इस चीज से नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा में तो है, एलएसपी को लेकर तो हमलावर है, लेकिन बीएसपी पर सीधा अटैक नहीं करना चाहते नेता प्रतिपक्ष इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि कुछ शर्तें थी जो हम नहीं मान रहे, आखिर क्या शर्तें थी वो, क्या ये पता चल पाया? जी बिल्कुल, शर्तें यही थी कि जो ओपन लेटर आया था लखनऊ से जारी हुआ था इस गठबंधन को टूटने का एक संकेत के तौर पर, उसमें ये कहा गया था कि इंडियन नेशनल लोकदल परिवार यानी कि जेजेपी और इंडियन नेशनल जो दो फाड़ हुई है, एक परिवार साथ बैठता है तो बीएसपी इस परिवार के साथ जुड़ी रहेगी, वरना उनको विचार करना होगा। ये खुले तौर पर कहा गया था कि ऐसे समय अगर एक ही दल में से 2 दल बन जाएंगे, 2 फाड़ हो जाएंगे, तो उस चीज को एक्सेप्ट के साथ बीएसपी आगे नहीं बढ़ना चाहती। मतलब साफ तौर पर ये भी संकेत दे दिया, क्योंकि वैसे तो देते ही ये संकेत आ रहे हैं, लेकिन अब ये भी साफ हो गया कि किसी हालत में अब ये जो जेजेपी और इनेलो है ये एक नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साफ है, जब पार्टी बन चुकी है और गठबंधन की राहों के साथ हर कोई अपने अपने नए पार्टनर्स ढूंढ रहा है। यहाँ एक पार्टनर का साथ छूटा है इंडियन नेशनल लोकदल से बीएसपी का, वहीं जेजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। तो ये तमाम चीजें हैं और अब तो कोई साथ होने का मतलब बनता नहीं। जी विनोद, बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। तो वहीं अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। तो अपनी तरफ से गठबंधन में जो हमारा धर्म था उसको पूर्ण रूप से निभाने का काम किया। हमने हमेशा बीएसपी के कार्यकर्ताओं को, बीएसपी के नेताओं को अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से ज्यादा मान सम्मान दिया है। अब उन्होंने क्यों गठबंधन तोड़ा, क्यों अलग हुए, इस बात का जवाब जो है स्वयं बीएसपी के जो नेता हैं उनसे ले आप। तो चलिए सीधा रुख करेंगे पानीपत का, जहां से देवेंद्र कथुरिया हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से हमने देखा है कि गठबंधन टूटा, उसके बाद अब अगर अभी की बात की जाए तो अभय चौटाला का भी बयान आ गया है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि गठबंधन हमने तो तोड़ा नहीं है, बीएसपी ने तोड़ा है। सीधा उन्हीं से सवाल पूछिए आप।
देखिए प्रीति, अभय चौटाला अब यही कह सकते हैं कि एक तो मैं ये कहूंगा कि उनके लिए, इनेलो पार्टी के लिए घोर निराशा की खबर है ये। अब इनेलो एक चौराहे पर आ खड़ी हुई है, क्या करे, पार्टी पहले से ही कमजोर हो चुकी थी, बसपा का सहारा था, आसार ऐसे नजर आ रहे थे कि गठबंधन टूटेगा। पिछले 2-3 दिन की जो घटनाएं थी, आखिर वही हुआ जिसका इनेलो को डर था। उसके बाद अब ये है कि ये जो बयान है अभय चौटाला का कि ये बसपा से पूछा जाए, ये मैं समझता हूं कि वो सारा दोष बसपा को देना चाह रहे हैं। वो एक तरह से हमदर्दी बटोरना चाह रहे होंगे कि इसमें हमने गठबंधन का जो धर्म है वो निभाया है, लेकिन दोष बसपा का है, तो बसपा को दोष दे रहे हैं। दूसरा, उनकी तरफ से निराशा भी जाहिर हो रही है, क्योंकि इनेलो पहले से 2 टुकड़े होने से कमजोर हुई है। अब गठबंधन का साथ छूटने से इनेलो बहुत संकट में फंस गई है। जी प्रीति। जी देवेंद्र, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि अब संकट में इनेलो फंस गई है, गठबंधन टूट गया है, अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी करीब है, विधानसभा चुनाव भी करीब है, अब इनेलो के सामने गहरा संकट यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रीति, एक चीज है, अब इनेलो अगर गठबंधन करे भी सही, क्योंकि बसपा से टूट गया, बसपा से 1998 में भी गठबंधन हुआ था, तब पार्टी लोकदल थी, लेकिन तब हालात और थे, समीकरण और थे, माहौल दूसरा था। लेकिन 20 साल बाद गठबंधन जो दोबारा हुआ था फिर टूट गया है, तो इनेलो अब किससे गठबंधन कर सकती है? कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, इनेलो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, आक्रामक तेवर के बसपा से गठबंधन टूट चुका है, और राजकुमार सैनी की जो पार्टी थी वो अब बसपा के साथ चली गई है। प्रीति, आपको एक बात बताऊं, हरियाणा की सियासत में पहली ऐसी सियासी घटना है कि जब दलित और बैकवर्ड, ये वोट बैंक एक तरफ आ गए। अब दलित और बैकवर्ड का जो वोट बैंक है, इसकी बातें राजकुमार सैनी अपने भाषणों में करते रहे हैं। चूंकि बैकवर्ड और दलित दोनों वोट बैंक कभी कांग्रेस का वोट बैंक रहा है हरियाणा में, कांग्रेस इस वोट बैंक पर काबिज थी। धीरे परिस्थितियां, बीजेपी का उदय हुआ, बीजेपी जैसे आज सरकार चला रही है, तो अगर ये समीकरण जो बने हैं, अब जो गठबंधन हुआ है, मेरे को लगता है बीजेपी को तो नुकसान होगा ही, कांग्रेस का नुकसान होगा, कि कांग्रेस का एक पारंपरिक जो वोट बैंक था वो छिटा गया। लिहाजा हरियाणा की सियासत के लिए एक, मैं समझता हूं, एक पहली इस तरह की घटना है जो समीकरणों को बदलेगी और पार्टियों की दिशा को भी बदलेगी। जी प्रीति। जी देवेंद्र जी, जिस तरीके से जो स्थिति हम अभी देख रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि जो स्थिति कांग्रेस की थी, क्योंकि बार बार यही कहते हैं कि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है, लेकिन अब विपक्ष में वहां पर इनेलो थी, लेकिन अब उसकी भी वही स्थिति हो रही है, अपना जनाधार खो रही है, और कहीं ना कहीं जेजेपी इनेलो पर भारी पड़ गई है, उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं उठाना पड़ रहा है इनेलो को। बिल्कुल, देखिए जजपा जब से अलग पार्टी बनी है, आप देखिए तब से प्लस और प्रीमियम पार्टी मानी जा रही है। रह रहकर जैसे इनेलो के 2 टुकड़े हुए, डिवीजन हुआ, चौधरी देवीलाल के, उसकी शुरुआत एक धमाके के रूप में हुई, जजपा पार्टी का उदय हुआ। लेकिन जिस तरीके से इनेलो को छोड़ बड़े नेता और युवा नेता जजपा के साथ गए, जजपा काफी प्रीमियम और प्लस पार्टी मानी जा रही है इनेलो से निकलकर। अब मैं ये देखता हूं कि लोकदल के लिए बहुत बड़ा संकट हो गया है, कांग्रेस का वोट बैंक भी छिटका है और बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए फायदा ये हो सकता है, बीजेपी अब लोगों को ये कह सकती है कि आपके सामने है, लोकसभा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गठबंधन टूट रहे हैं, लेकिन हमारा गठबंधन जनता के साथ है। बीजेपी इस माहौल को अपने पक्ष में बुना सकती है, कांग्रेस को नुकसान होगा, और इनेलो संकट में है, जजपा के लिए एक नया चांस उसके आया है। जी प्रीति। जी और जिस तरीके से अब जो इनेलो की स्थिति है, जिस तरीके से आज एलएसपी और बीएसपी में गठबंधन हुआ है, देवेंद्र जी क्या लगता है, क्योंकि अब जैसे हम कह ही रहे हैं चुनावी बेहद करीब है, ऐसे में चुनावी नजरिए से हर चीज को देखा जाता है, क्या इनेलो के लिए पहली ये चुनौती होगी कि अपना अस्तित्व कैसे बचाया जाए, दूसरी चुनौती उससे निकले जेजेपी से कैसे यहां पर उसको मुकाबला दिया जाए, कड़ा टक्कर दिया जाए, और तीसरी क्योंकि बीजेपी वहां पर सत्ता में है तो बीजेपी से कैसे लड़ा जाए? देखिए प्रीति, पहले तो मैं ये बताऊंगा, ये अगर दलित और बैकवर्ड वोट बैंक को हरियाणा में मिला दिया जाए तो करीब 35 से 40% ये वोट बैंक है, मतलब 40% वोट सीधे सीधे डाइवर्ट हो जाएंगे बैकवर्ड और दलित। अगर हम दलित की बात करें तो दलित का वोट हमेशा बसपा को तकरीबन बसपा को पड़ता रहा है, जब से मायावती इफेक्टिव हुई है, बसपा यूपी में राज आया है, मायावती को जब से दलितों ने अपना नेता माना है, तो दलित वोट बैंक बिल्कुल जाएगा इसके साथ। और बैकवर्ड के लिए राजकुमार सैनी ने खूब जोर लगाया, उन्होंने बैकवर्ड को एक मंच पर इकट्ठा किया, आवाज दी कि किस तरीके से बैकवर्ड को हरियाणा में अभी तक दबाया जाता रहा है। तो राजकुमार सैनी से ज्यादा मैं समझता हूं राजकुमार सैनी को ज्यादा फायदा होगा बसपा का, क्योंकि राजकुमार सैनी अभी तक अकेले लड़ रहे थे, लेकिन बसपा का साथ मिलने के बाद मेरे को लगता है वो ज्यादा आक्रामक होकर और ज्यादा अच्छे समीकरणों के साथ अब मैदान में आए हैं। जी प्रीति।
जिस तरीके से आज ओम प्रकाश चौटाला भी अभी बाहर है, फल्लों पर वो आए हैं और एक तरफ ये गठबंधन टूट गया है बीएसपी और इनेलो का, उनका किसी तरीके का कोई बयान इस पर आया है? देखिए, ओम प्रकाश चौटाला काफी संयम बरत रहे हैं। उन्होंने जैसे 2014 के चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला तब भी जेल में थे, लेकिन जैसे ही 2014 के चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला की सियासी गतिविधियां बढ़ी थी, उन्होंने भाषण दिए, मीटिंगें ली, तो उस पर कोर्ट ने एतराज जताया था कि आपको इस शर्त के साथ पैरोल दी गई थी कि आप सियासी गतिविधियों से दूर रहेंगे। उस घटना के बाद से ओम प्रकाश चौटाला काफी संयमित नजर आ रहे हैं, मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं आते, बयानबाजी काफी मतलब संयम बरत कर करते हैं। मेरे को नहीं लगता कि वो कोई इस तरह का बड़ा बयान देंगे जो माना जाए कि वो सियासी गतिविधियों से अटैच हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं जरूर बाहर आएंगी, आज आए कल आए। तो ओम प्रकाश चौटाला को अभी भी सियासी लोग, प्रदेश के लोग जो जानते हैं, वो एक बहुत चतुर राजनीतिक है, चतुर नेता है। अब वो पैरोल पर आए हैं, अब पार्टी के लिए क्या कुछ नया रास्ता अख्तियार करते हैं, अपने बचे खुचे कार्यकर्ताओं को कैसे संभालते हैं, क्योंकि ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि जजपा ने जिस तरीके से जींद उपचुनाव में दूसरा नंबर हासिल किया, अच्छी खासी वोट हासिल किए हैं, उसके बाद जजपा के पास इनेलो के बाकी बचे खुचे लोग भी जा सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं और आशंकाएं चल रही हैं। ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला अब इनेलो को कैसे संभालते हैं, अब मेरे को नहीं लगता कि इनेलो का किसी के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला अब अंदर की जो सियासत की चाल होती है, जो शतरंज की चाल है, अब बहुत कुछ डिपेंड उन पर करेगा कि शतरंज की चाल की तरह क्या चाल चलते हैं ओम प्रकाश चौटाला और इनेलो पार्टी और अभय चौटाला। फिलहाल ये है कि इनेलो बहुत गहरे संकट में फंस गई है। जी, तो क्या इस गठबंधन के टूटने पर अभी बीजेपी और जेजेपी का कोई बयान आया है? देखिए, अभी नेता लोग अपने हिसाब से सारी स्थिति को समझ रहे हैं, मीडिया में या लोगों के सामने क्या बयान देना है, नाप तोल कर अपने मतलब अपनी पार्टी लाइन पर रहकर, क्योंकि पार्टी को आप आगे बढ़ा सके तो सोच समझ कर मेरे को लगता है सियासी बयान आएंगे। प्रीति जी, हमारे साथ रेणु भाटिया भी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है रेणु जी आपका टोटल टीवी में। जिस तरीके से ये गठबंधन टूटा है इनेलो और बीएसपी का, क्योंकि जो चुनाव हुआ था जींद में उपचुनाव, उसमें हम सभी ने नतीजे देखे थे, और अब ऐसे में इस गठबंधन का टूटने से इनेलो को और यहाँ पर जो संकट है वो गहरा सकता है। आपका रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, मुझे ऐसे लगता है प्रीति की इनेलो का बेस तो वैसे भी बिल्कुल खत्म था, और इनके घर पारिवारिक जो दो फाड़ हुए स्वार्थवश, आपने और सब चैनल्स ने दिखाया और जनता ने भी देखा, चाहे वो जींद की जनता हो चाहे हरियाणा की जनता हो, सबने ये देखा कि इन दोनों इन परिवारों को दो पार्टियां बनाने का एक ही मकसद था, अपना स्वार्थ, किस तरह से ये धन बटोर सके, किस तरह से ये लूटपाट का कोई जरिया बना सके। इन लोग दोनों पार्टियों के अंदर 1% भी ये भाव नहीं था और ना है कि हमें जनता की सेवा करनी है या हमें किसी ने सेवा के लिए चुनना है। तो इसलिए मायावती ने भी देखा कि ये आपस में ही एक दूसरे को खींचतान में लड़ पड़े हैं, पारिवारिक हथजोड़, तो उनको भी लगा कि मुझे क्या देंगे और मेरे साथ क्या होंगे। तो ये सब पार्टियां जो है ना, स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, देश हित की, राज्य हित की राजनीति की इनकी सोच ही नहीं है। इसलिए आज ये दोनों अलग हो गए हैं। जहां इनको आपस में स्वार्थ थोड़ी देर का दिखता है, जुड़ जाते हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि देश के लिए काम करना है, देश हित की बात सोचनी है, नियत और नीति से काम करना है। तरीके से इनेलो से ही तो जेजेपी निकली है, लेकिन जो हमने देखे थे उपचुनाव के जो नतीजे थे, दूसरे नंबर पर जेजेपी रही थी, यानी कहीं ना कहीं जनता ने उनको तो पसंद किया है। देखिए, जनता ने एक परिवार को, एक ऐसे मुखिया को पसंद किया था, चौधरी देवीलाल के परिवार को, जिसने कभी देश हित की, जनहित की नीतियों को सोचा था, परंतु वो सारी खत्म हो गई, धीरे धीरे स्वार्थ में आ गई। परिवार के अंदर सेल्फिशनेस हो गई। एक भाई चाहता है कि मेरा बेटा बने, दूसरा चाहता है मेरा बेटा बने, और पिता अपने ही पोतों को गद्दार और बेईमान और इस तरह की बातों से नवाजता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जनता ने उस परिवार को उतना मैंडेट दिया, उतनी सोच उनके लिए रखी, जितनी देवीलाल की नीतियों को कह कह के उन्होंने वोट मांगे। अब जनता को समझ आ गई कि हमने तो ये वोट भी व्यर्थ किए जितने हमने उनको दिए। यहाँ तो अभी आपस की लड़ाई खत्म नहीं हो रही। जी, और जिस तरीके से आज बीएसपी और एलएसपी का गठबंधन हुआ, क्या लगता है इसका बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा?
देखिए, बीजेपी के ऊपर इन बातों का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता ने बीजेपी की नीति को और नीयत को समझ लिया है। जनता ने समझ लिया है कि केवल एक ही संगठन, विश्व का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कोने कोने में देश के जाके जनता का हित सोच सकती है। इसलिए वो समझ गए हैं कि ये इधर से उधर फुदकना, जुड़ना, कूदना, ये टेम्परेरी फेजेस हैं। थोड़े दिन में आप देखिएगा, इन लोगों की भी अगर आपस में सीटों की मैचिंग ना बनी, पोस्टों की मैचिंग ना बनी, तो इनकी भी खत्म। तो इसलिए जनता इन बातों को समझ गई है और जनता बहुत दूरदर्शिता से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने वाली है। एक बार फिर माननीय मोदी जी को 5 साल का राम राज्य देने वाली है। जी बिल्कुल रेणु जी, यही हमारे साथ जेजेपी से भी दलवीर धनखड़ जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज इस तरीके से, क्योंकि यही कहा जाता है जेजेपी तो इनेलो से निकली है, आप इस जो गठबंधन टूटा है आज बीएसपी का और इनेलो का, आप कैसे देखते हैं इसे? जी धन्यवाद। मैं अपनी बहन जी को सुन रहा था, रेणु भाटिया जी को। दूसरों के बारे में बहुत अच्छे भाषण देना इनकी आदत है, बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। परंतु आज आपका मुद्दा है गठबंधन के ऊपर। तो मैं गठबंधन पे यही कहूंगा, जिस तरह से गठबंधन बना और जिस तरह से टूटा, इससे ये बिल्कुल एकदम साफ हो गया। चौधरी अभय सिंह चौटाला के किसी से नहीं निभा सकते। उन्होंने मायावती जी ने के उनसे एक तरह से प्रश्न किया था, एक बात रखी थी, भाई आप अपने परिवार को इकट्ठा करो तो गठबंधन आगे चलेगा। जी आप सबको पता है, परिवार को एक करने की तो बहुत दूर की बात है, अगले ही दिन अपने बड़े भाई पे आरोप लगाने शुरू कर दिया अभय सिंह जी ने। तो गठबंधन के हालात तो पता ही लग गए थे। जिस तरह से ये गठबंधन को जींद में नकारा गया है लोगों के द्वारा, एक्चुअल मामला वही था। बहन मायावती को पता लग गया था इंडियन नेशनल लोक दल के पास कोई वोट नहीं बचा है, सारे के सारे वोट जेजेपी की तरफ चले गए। बोलिए। ताऊ देवीलाल की नीतियां, जननायक ताऊ देवीलाल की नीतियां एक्चुअल किसके पास है, ये जींद की जनता ने दिखा दिया है। कौन उन नीतियों को आगे लेके बढ़ सकता है, कौन इस पार्टी को आगे जिंदा रख सकता है, वो जींद की जनता ने मोहर लगा दी। जहां तक हमारी बहन ने अभी बोल रही थी भाजपा से, रेणु भाटिया जी आदरणीय है, मैं तो इनसे एक ही बात कहूंगा, जिस तरह का चुनाव इन्होंने जींद में लड़ा, राजकुमार सैनी को इन्होंने जिस तरह से तैयार किया, आज राजकुमार सैनी क्या भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोल रहे हैं? क्यों नहीं राजकुमार सैनी को पार्टी से इन्होंने आज तक निकाला? ये एक तरह से अजीब स्थिति में भारतीय जनता पार्टी। ये देखिए हमें फायदा क्या हो रहा है, प्रदेश की जनता का फायदा ये नहीं देख रहे ये लोग। जी दलवीर जी, बिल्कुल हम उनसे भी सवाल पूछेंगे रेणु जी से आपका ये बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने ये कहा कि जो शर्त रखी थी बीएसपी ने कि एक हो जाए जेजेपी और इनेलो, क्योंकि हालांकि उसी से अलग हुई है जो विवाद हुआ, इसमें मैं आपका स्टेटमेंट जरूर सुनना चाहूंगी। हालांकि अभय चौटाला नहीं माने, क्या जेजेपी मानती? चलिए, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय दुष्यंत चौटाला को पार्टी से साजिश करके बाहर निकाल दिया। अब बाहर जाके हम किसी पार्टी बनाएं या किसी पार्टी में जाएं, अभय सिंह जी ने इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। गद्दार वो होते हैं जो किसी को 40 साल की तपस्या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, रातों रात पार्टी से बाहर निकाल दिया। दूध में जैसे मक्खी निकाल के दूध पी जाते हैं, वो काम करने का काम किया। पर जी बिल्कुल रेणु जी से मैं आगे सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से दलवीर जी ने ये कहा कि जो ये सब कुछ हुआ है, राजकुमार सैनी की अगर बात की जाए, उसको बीजेपी ने ही तैयार किया था, क्यों नहीं पार्टी से बाहर निकाल देती हैं अगर वो ऐसे सब कुछ कर रहे हैं? रेणु जी अपना स्टैंड साफ कीजिएगा। यहाँ पर निकालने वाली मक्खियों की तरह बातें करने वाली बातें ये इनको आती हैं, जेजेपी को, जो इनेलो का एक हिस्सा थे। मुझे ये सिर्फ मेरे बड़े भाई इतना बता दें कि ये चौधरी देवीलाल की नीतियों की बात करते हैं। जब तक तो ये इनेलो थे, तब तक तो अभय जी को भी बोलते थे चौधरी देवीलाल की नीतियां, अब ये उनको गालियां दे रहे हैं। तो पहले ये अपना स्टैंड क्लियर करें ना, राजकुमार के बारे में हमें नसीहत देना छोड़ दें। ठीक है रेणु जी, बिल्कुल हमारे जो ब्यूरो चीफ है वो भी हमारे साथ बने हुए हैं देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, आपने दोनों स्टेटमेंट सुनी होगी, मैं आपका भी रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि आप भली भांति जनता के बीच जाते हैं, वो इन सबको कैसे देखती है? देखिए प्रीति, ये गठबंधन बसपा और इनेलो का टूटा है। आप प्रतिक्रिया पहले अभय चौटाला की आई है, ये कहना है कि ये बात बसपा से पूछी जानी चाहिए। वो एक्सपेक्ट बसपा से कर रहे थे कि बसपा उनके साथ मिलकर चले, लेकिन अब हालात जो है, सियासी हालात इनेलो की पार्टी के भी और प्रदेश की सियासत के भी बदल गए हैं। अब बसपा ने जो एक शर्त रखी थी कि दोनों
पार्टियों को एक करो परिवार एक हो, वो शर्त पूरी हो नहीं सकती थी। आखिर 2 दिन के इंतजार के बाद मायावती जैसे आसार चल रहे थे कि गठबंधन टूटेगा, वो आखिर टूट गया। और मेरे को ये लगता है गठबंधन एकदम नहीं टूटा। राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का जो गठबंधन बसपा से हुआ, ये बात अंदर खाते पहले से अंदर चल रही थी। तभी मायावती का, क्योंकि जैसे जींद उपचुनाव का परिणाम आया उसके बाद बसपा ने ये बिल्कुल तय कर लिया था कि अब इनेलो के साथ रहकर कोई फायदा नहीं। दूसरी आपको बात बताऊं, मेरे को लगता है बसपा की शर्तों पर ये गठबंधन हुआ है। जिस तरीके से 8 लोकसभा की सीटें बसपा 8 लोकसभा सीटें लड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश है कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की जो एक चर्चा पहले इनेलो करती थी उसको हवा देती थी। अब कुमार सैनी ने एक तरह से अब उनकी शर्तों पर समझौता किया कि 8 सीटों पर बसपा लड़ेगी, 35 पर विधानसभा पर लड़ेगी। जी देवेंद्र जी, बिल्कुल। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेणु जी आपका भी, दिलवीर जी आपका भी, और देवेंद्र कथुरिया जी आपका भी।